हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग 10th बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं कल यानी 16 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं हिंदी का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये बोर्ड द्वारा ही रिलीज की गई पेपर है विषय हिंदी की, और ये खंड और खंड ब में विभाजित की गई है। और यहाँ पर पूरी डिटेल में जानेंगे और इसका 20 MCQ क्वेश्चंस को भी हल कर लेंगे। तो देखेंगे कि आपके 20 MCQ क्वेश्चंस में 20 में 20 आप लोग ला पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश पढ़ लेंगे। तो MCQ क्वेश्चंस को कवर करने से पहले हम लोग कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए, पहले उससे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और वहाँ पर दूसरा में लिया गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ और खंड ब में विभाजित है। जैसे कि मैंने बताया, खंड अ में MCQ प्रश्न दिया जाएगा और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया गया है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यहाँ पर बताया गया है कि ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट ही लेकर के जाना है। वैसे पेन मत लेकर के जाइएगा कि अगर रंगने पर पीछे उसका स्याही उतर जाए। ये केवल बॉल पॉइंट ही लेकर के आपको जाना है, वो भी ब्लू और ब्लैक में ले जाना है, ग्रीन और इन नहीं चलेगा। इसीलिए OMR सीट को भरने के लिए नीले और काले बॉल पॉइंट को ही जरूरत है। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो आपको यहाँ पर 1 घंटा खंड अ के लिए मिलेगा और 2 घंटे खंड ब के लिए मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है और इसी के हिसाब से अपना प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न में यहाँ पर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर 1-1 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग के हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लांतर युग और शुक्ल युग। तो इसका शुक्ल युग में ही करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप लोग शुक्ल युग ही मार के आइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, निबंध, कविता, नाटक, कहानी। देखते हैं आप लोग कितना आंसर यहाँ पर करेक्ट कर पाते हैं। तो चिंतामणि जल्दी बताइए। तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है, ये आपको याद रखना है। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है, बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है, गबन किसकी रचना है? जल्दी बताइए यहाँ पर गबन किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जो है वो यहाँ पर गबन के रचयिता हैं। ये आपको याद रखना है, यानी गबन जो रचना है मुंशी प्रेमचंद की है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि शुक्ल युग के समय विधि है। आपको बताना है शुक्ल युग की समय विधि क्या है। ऑप्शन दिए गए 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से लेकर के 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 से लेकर के 1938 तक शुक्ल युग की समय अवधि है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 5 की नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जल्दी बताइए, ऑप्शन दिए गए और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, जीवनी दिया गया, आत्मकथा दिया गया है, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, रेखा चित्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो जल्दी बताइए, इसका ऑप्शन दिए गए और इसका पहला ऑप्शन दिया गया द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, क्षयवादी युग। तो प्रिय प्रवास बताना है कि किस युग की रचना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से उत्तर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रानंदन पंत। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। सब लोग मिलाते रहिए कि इसका कितना यहाँ पर सही हो रहा है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर दिया गया, भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जो है वो भारत भारती की रचयिता है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं, आधुनिक काल कब से कब तक है? यहाँ पर बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं, आधुनिक काल का यहाँ पर बताना है कब से कब तक है।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1848 से अब तक। उसके बाद अगला यहाँ पर देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, मतीराम किस युग के कवि हैं। ये भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर आप लोग बता देते हैं तो। ऑप्शन दिए गए आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। जो मतीराम जो है वो रीतिकाल युग के कवि हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हास्य रस की अस्थाई भाव क्या है। यहाँ पर हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर शोक दिया गया है, रति दिया गया है, हास्य दिया गया है, निर्वेद दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हास्य रस का अस्थाई भाव जो है वो हास है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 12 नंबर की सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोन गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताइए अलंकार कौन सा है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर मनो शब्द का प्रयोग हुआ है इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो जल्दी से बताइए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है 4 दिया गया, पहला यहाँ पर दिया गया 3, 2, 4 और 5। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए। और अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं वी, मान, अक, आ। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बड़ा आ दिया गया है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि आकर्षण में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है बड़ा आ का। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर दिया गया। 15 नंबर में प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 2, 5, 6, 3। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो प्रत्यय में जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, ये आपको याद रखना है। 16 नंबर दिया गया पीताम्बर में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कर्मधारय समास, द्वंद्व, यहाँ पर बहुब्रीहि और तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 17, आंसू का तत्सम रूप है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए और इसका 1 नंबर पा लीजिए। तो आंसू का तत्सम रूप क्या है, ऑप्शन दिए गए अश्रु, अंशु। तो और भी ऑप्शन यहाँ पर है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये ऑप्शन दिया गया यहाँ पर तीसरा रोना दिया गया है और उसके बाद चौथा आंख दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्रु। आंसू का तत्सम रूप जो है वो अश्रु हो जाएगा, यहाँ पर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यड़ संधि का सूत्र है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिएगा ऑप्शनों में से। यड़ संधि का सूत्र क्या है, यहाँ पर दिया गया अधगुण, अक्षरवण दीर्घ, यकोणची, विधि रची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकोणची। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यड़ संधि का सूत्र है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिए गए षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 20वां नंबर और ये MCQ का लास्ट यहाँ पर दिया गया है, अपठित धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। तो जल्दी बताइए यहाँ पर अपठित धातु का वचन एवं पुरुष। ऑप्शन दिए गए द्विवचन प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन, अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तक आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरीके से। 20 MCQ क्वेश्चन आप लोगों को 20 में 20 आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आप लोग यहाँ पर सही कर पाए हैं। इसके बाद यहाँ पर खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं, वो भी 50 नंबर की, जैसे कि मैंने पहले बताया है। और यहाँ पर 3 दूनी का 6 यानी 3 प्रश्न दिए जाएंगे, गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न दिए जाएंगे और इसका यहाँ पर उत्तर बताना है और सभी 2-2 नंबर के हैं और यहाँ पर 6 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया आप लोग पढ़ सकते हैं और इसका यहाँ पर उत्तर देना है।
पहला प्रश्न यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ से संबंधित होगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है दूसरा प्रश्न में, और सब में 2-2 नंबर यहाँ पर मिलता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये भी 2 नंबर का है, आपको मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पर लिखते हैं तो। उसके बाद आगे यहाँ पर अथवा में दिया गया है, अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अथवा में इसे कर लीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक ही करना है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर दिया गया, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। इस तरीके से यहाँ पर दिया जाएगा, और यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। फिर उसके बाद भाव स्पष्ट करना है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ये भी यहाँ पर लिखना है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये ममता पाठ से पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर दिया गया है, आगे दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्यांश पर आधारित यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है, ये भी 2-2 नंबर के ही पूछे जाएंगे। 2 नंबर की ये है, 2 नंबर के ये भी, और 2 नंबर का ये भी। यहाँ पर संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, और उसका यहाँ पर अलंकार लिखना है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये लिख देना है, तो आपको 2-2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, और आपके टोटल यहाँ पर 6 नंबर के ये पूछे जाएंगे। या फिर अथवा में करके यहाँ पर पूछा जाएगा, सुनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, इस तरीके से करके यहाँ पर दिया जाएगा, और सेम टू सेम वही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। संदर्भ व्याख्या करना है, अलंकार पूछेगा। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 भी यहाँ पर 5 नंबर का दिया जाएगा, 2+3। यहाँ पर 2+3 का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखना है, संदर्भ यहाँ पर 2 नंबर का दिया जाएगा, और उसके बाद अनुवाद जो करेंगे आप लोग 3 नंबर का, तो 2 और 3 मिलाकर के यहाँ पर 5 नंबर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, और या फिर अथवा में यहाँ पर दिया गया, इसको उठाकर कर लीजिए, या फिर ऊपर वाले को यहाँ पर पहला या दूसरा में से कोई भी एक करना है, आपको याद रखना है, दोनों मत कीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है। चौथा नंबर में दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना है, तो संदर्भ लिखना है वो 2 नंबर का, और फिर उसके बाद हिंदी में अनुवाद करेंगे वो 3 नंबर का, तो 2+3 यहाँ पर आपका 5 नंबर टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। यहाँ पर किसी एक का उत्तर ही देना है, आपको याद रखना है। तो किसी एक का यहाँ पर उत्तर देना है। यहाँ पर उनका ख ग यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, इस तरीके से करके इसका किसी एक का यहाँ पर उत्तर देना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का यहाँ पर उत्तर देना है, तो इसमें से एक का किसी को उत्तर दीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये टोटल यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, और प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक के जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये भी आपको 5 नंबर के हैं, आपको याद रखना है। तो जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर दिया जाएगा, और उसके बाद एक प्रमुख रचना वहाँ पर लिखेंगे तो 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो टोटल आप लोगों को यहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जीवनी परिचय मैंने बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है वो वाले वीडियोज़ को, अगर उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 6 का ख में कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कवियों का जीवन परिचय लिखना है, और उसके बाद एक प्रमुख रचना लिखना है। ये भी आपको 3+2 नंबर का यहाँ पर मिल जाएगा, यानी 3+2 5 नंबर का। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास मैंने यहाँ पर बढ़िया से करवाया है अपने वीडियोज़ में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में दिया गया कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये भी 2 नंबर कब का आएगा। प्रश्न संख्या 8 दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर 2 ही इसमें से केवल बताना है। यहाँ पर 4 दिया गया, केवल 2 लिखना है, तो ये 2+2 यहाँ पर 1 2 का मिलेगा, और दूसरा जो लिखेंगे वो भी 2, तो 2 2 यहाँ पर 4, टोटल 4 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, चाहे पर्यावरण पर लिख दें, आतंकवाद पर लिख दें, जनसंख्या पर, लाभ हानि पर लिख दें, और नारी सशक्तिकरण पर लिख दें। ये 9 नंबर के यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका जो भी बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया पेपर है, और इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा 50 नंबर वर्णनात्मक खंड ब में। तो 50 नंबर इसका हो गया, और एमसीक्यू में 20 नंबर, तो टोटल मिलाकर के 70 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।